नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर। और उन प्रमुख खबरों में सबसे पहली और प्रमुख खबर बिहार से जुड़ी, जहां लालू परिवार को लेकर के इस वक्त आज सुनवाई हुई, जिसमें आरोप तय किए गए। लेकिन आरोप तय होने के बाद में, क्योंकि बिहार के में विधानसभा चुनाव भी है, तो ऐसे में क्या लालू परिवार की चुनावी नैया पार लगेगी, ये सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में है। किस तरीके से कि इस वक्त चीजें नजर आ रही है बिहार के अंदर, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां इजराइल में जश्न का माहौल है, क्योंकि लगभग 2 साल के बाद में इजराइल और हमास के बीच जो ये जंग थी, जो ये संघर्ष था, वो अब थम चुका है और बंधकों की रिहाई भी शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से इजराइल में जश्न का माहौल। दिखाएंगे वहां की तस्वीरें। साथ ही तीसरी प्रमुख खबर भी अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो संघर्ष हुआ, इसमें कौन किस पर भारी पड़ा है, क्योंकि दोनों ही देशों की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। क्या है वो अलग दावे, बताएंगे विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, बिहार से। तो पहली और प्रमुख खबर बिहार से जुड़ी है, जहां आपको बता दें कि बात बिहार की, जैसे जैसे वोटिंग की तारीख जो है वो नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही अब चुनावी माहौल भी गर्म होता जा रहा है। कोर्ट ने लालू यादव और उनके परिवार पर आरोप तय कर दिए हैं, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। इसका सीधा असर आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी नजर आएगा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर अभी सीट शेयरिंग का जो पूरा मामला है उस पर भी असर पड़ता हुआ इसका दिखेगा, और फिर वोटों पर भी खासा असर डलेगा, क्योंकि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ तेजस्वी तमाम बातें कर रहे थे, वादे कर रहे थे, उसी भ्रष्टाचार में अब वो खुद फंस चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए की बात करें तो सीट शेयरिंग पर सहमति बनने के बाद अब आज शाम को औपचारिक ऐलान होना है। इसके अलावा जनसुराज पार्टी चुनावों के लिए आज दूसरी सूची भी जारी कर सकती है और बीजेपी की पहली लिस्ट आने की भी संभावना है। कैसा है बिहार में चुनावी माहौल, जानेंगे अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं फंस गया लालू कुनबा। तो जी हां, आपको बता दें कि लालू कुनबा इस समय फंसता हुआ नजर आ रहा है पूरी तरह से। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी इस समय मुश्किलों में है, क्योंकि कोर्ट में सुनवाई के बाद में आरोप तय कर दिए गए हैं और अब इस पूरे मामले को लेकर मुकदमा चलाया जाएगा। भ्रष्टाचार पर लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, और साथ ही इनके साथ में और भी कई सारे लोग हैं जो इस समय फंसते हुए नजर आ रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज आरोप तय कर दिए हैं, जिसके बाद में सीधा असर आगे आने वाले विधानसभा चुनावों पर इसका पड़ेगा। आईआरसीटीसी घोटाले में तीनों मुख्य आरोपी के तौर पर तय किए गए हैं। इसके साथ ही कोर्ट की तरफ से कहा गया कि लालू की जानकारी में रची गई साजिश, लालू को पता था कि किस तरीके से साजिश रची जा रही है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि राबड़ी तेजस्वी को कम कीमतों पर जमीन दी गई, और ऐसे में जब आरोप तय हुए तो आईपीसी की धारा 420, धारा 120B और के तहत ये आरोप तय हुए हैं, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा भी इसमें शामिल की गई है। तो कुल मिलाकर मुश्किलें इस समय बढ़ती हुई नजर आ रही है लालू यादव की, तेजस्वी यादव की और साथ ही राबड़ी देवी की। इन तीनों की ही मुश्किलें इस समय बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तीनों पर आरोप कोर्ट ने तय कर दिए हैं, जिसके बाद में सीधा असर इनका आने वाले विधानसभा चुनावों में पड़ेगा। लेकिन उससे पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्योंकि अभी तक तय नहीं हुआ है महागठबंधन में, तो ऐसे में सीट शेयरिंग पर भी इसका खासा असर देखने को मिल सकता है। हालांकि इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल ये जरूर नजर आता है कि लालू कुनबा जो है वो पूरी तरह से इस समय फंस चुका है, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर के तमाम वादे तेजस्वी यादव की तरफ से किए गए, और ये भी कहा गया कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम हर एक परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, जिसको लेकर कई सारे बातें भी और भारतीय जनता पार्टी हमलावर होती हुई भी नजर आई। लेकिन अब आपको बता दें कि फ्रॉड, साजिश और पद के दुरुपयोग करने में लालू यादव, तेजस्वी और साथ ही राबड़ी देवी, तीनों पर इस वक्त कहीं ना कहीं मुश्किलें तीनों के लिए खड़ी होती नजर आ रही हैं। साथ ही फ्रॉड, साजिश और पद के दुरुपयोग में कोर्ट ने आखिर क्या कुछ कहा है, ये आज की सुनवाई करते हुए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। तो सीधे तौर पर कोर्ट ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया इस दौरान सुनवाई में, और कोर्ट ने कहा है
कोर्ट ने आरोप भी तय किया और कोर्ट ने कहा है कि पद का दुरुपयोग किया गया, क्योंकि जिस वक्त ये पूरा घोटाला हुआ उस वक्त लालू यादव रेल मंत्री थे और जब ये पूरा घोटाला सामने आया। टेंडर प्रोसेसिंग में भी दखल दिया गया, ये बात कोर्ट की तरफ से कही गई। साथ ही कहा कि टेंडर की जो शर्तें होनी चाहिए उन शर्तों में भी हेराफेरी की गई है और लालू यादव को इन सब चीजों की जानकारी थी। कम कीमत पर जमीन खरीदी गई और जमीन खरीदने की पूरी साजिश रची गई और जमीन पर नियंत्रण हस्तांतरित करने पर भी साजिश किस तरीके से रची गई है और साथ ही और लोगों का भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये तमाम बातें कोर्ट की तरफ से कही गई हैं। लेकिन इसके साथ ही इस समय अगर हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भी कुल मिलाकर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि ये न्याय की जीत है। आइए आपको सुनाते हैं। सीटीसी मामले में पूरा लालू परिवार सम्मिलित है और यह भ्रष्टाचार से बिल्कुल बिहार बदनाम हुआ है। ऐसे भी लालू परिवार पूरा भ्रष्टाचार के लिए, घोटाला के लिए, परिवारवाद के लिए बदनाम है। माननीय लालू प्रसाद जी के परिवार जिन पर 420 और 120B का आरोप लगा है, वह तो स्वाभाविक है। लालू जी अपने बड़े भाई स्वर्गीय मंगरू राय के परिजन को नौकरी दिया तो फुलवरिया में जमीन लिखवा लिया। राबड़ी देवी जी के चाचा नाटा चौधरी जी के परिवार को नौकरी दिया तो जमीन लिखवा लिया। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, दुर्गति है। आपने जो पाप किया और तेजस्वी यादव जी आपके नाम पर अगर संपत्ति है तो आपने सरेंडर क्यों नहीं किया? और न्यायपालिका के मामले को आप चुनाव से जोड़ रहे हैं तो आपके वकील ने जीरा क्यों नहीं किया? तो लालू परिवार कुल मिलाकर इस वक्त चौतरफा फंसा हुआ है और मुश्किलों की घड़ी है उनके लिए। और ऐसे में बिहार में विधानसभा चुनाव भी हैं, असर तो दिखेगा ही। लेकिन इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कोर्ट के सामान्य प्रक्रिया बताया है और कहा है कि आगे भी इस मुकदमे को लड़ा जाएगा। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चुनाव आया है और इस तरीके की चीजें होंगी ही। पूरी प्रक्रिया उन्होंने सामान्य प्रक्रिया इसको बताया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार आलोक इस समय जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। कुमार आलोक, सीधे तौर पर अब मुश्किलों की घड़ी तो है ही लालू परिवार के लिए, और इस मुश्किलों की घड़ी से कैसे नैया पार लगेगी, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव भी इस समय सर पे है। जी, आरोप तय होने के बाद इतना तो तय हो गया कि इन्होंने गड़बड़ियां की। जब रेल मंत्री थे ये 2004 से लेकर 2009 तक, तब इन्होंने जो लैंड फॉर जॉब का जो स्कैम आया है, तो आरोप तय होने के बाद अब विपक्षी दल को ये बहुत सत्ताधारी दल को एक बहुत बड़ा हथियार मिला है। और अब जब कैंपेनिंग में जाएंगे, जो नेता जाएंगे, एनडीए के नेता जाएंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो जनता दल यू के हों, चाहे वो लोजपा आर के हों, तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, ये मुद्दा गरमाया गया यहाँ पर और जनता के बीच ये बताया जाएगा कि किस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार ने भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं किया। 20 सालों में ऐसा कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया जिसे नीतीश कुमार की सरकार और एनडीए पर ब्लेम लगाया जा सके। लेकिन जब इनकी सरकार थी, जब ये रेल मंत्री थे, तब इन्होंने किस तरीके से अवैध तरीके से धन उगाही की। जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने पशुपालन घोटाले में उनका नाम आया, उसके बाद वो उसमें वो जेल भी गए। और ये जो धब्बा था पशुपालन घोटाले का, वो आज भी इन पर लगा हुआ है। आज भी इनको चारा घोटाले को आप हर एक जनता से आप पूछेंगे, हर एक पब्लिक से पूछेंगे बिहार के, तो वो बताएगा कि चारा घोटाला कैसे हुआ था। और अब ये एक नया जो अभी तक आरोप तय नहीं हुआ था लैंड फॉर जॉब में, लेकिन अब जब आरोप तय हो गया है तो एक ये मुद्दा जो है वो जनता के बीच ले जाएंगी सत्ताधारी सरकार, सत्ताधारी पार्टी। और इसको किस तरीके से डिफेंड करेंगे तेजस्वी यादव, किस तरीके से लालू यादव डिफेंड करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो इनके साथ जो दल हैं, खासकर कांग्रेस की हम बात करेंगे कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी है, लगातार संविधान यात्रा, उसके बाद वोट अधिकार यात्रा, उसके बाद संविधान को बचाने की मुहिम वो सिर्फ देश में ही नहीं चला रहे बल्कि विदेशों में भी चला रहे हैं। तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी जब लैंड फॉर जॉब में आरोप तय किया गया है। दीपांकर भट्टाचार्य लेफ्ट जो कहता है, बराबरी की बात करता है, समानता की बात करता है,
वर्क संघर्ष की बात कर, क्लास स्ट्रगल की बात करता है, उसका क्या जवाब होगा करप्शन को लेकर के। उसी तरीके से सीपीआई है, सीपीएम है, मुकेश सहनी है, ये क्या जवाब देंगे जनता को। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब देखना है कि सत्ताधारी वर्ग इस मुद्दे को किस तरीके से उठाती है। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर भी अभी तक पेच फंसा हुआ है, माथापच्ची लगातार जारी है। क्या इस जो कोर्ट की तरफ से आरोप तय किए गए हैं, इसका असर सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर भी पड़ सकता है? कुमार आलोक, देखिए, सीट शेयरिंग की हम बात करेंगे तो आज सीईसी की बैठक हो रही है, कांग्रेस की जो सबसे अंतिम फाइनल बैठक है, और उसमें उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए जाएंगे। और उसके बाद तेजस्वी की मुलाकात राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से होगी। मुकेश सहनी भी दिल्ली में हैं और तमाम सीपीआई और सीपीएम के जो लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर दिल्ली में हैं। और ऐसा आशा की जा रही है कि शाम तक सीट शेयरिंग का मामला सुलझ जाएगा और देर रात हो सकता है कि लिस्ट भी जारी कर दिया जाए। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि जो सबसे इंटरेस्टिंग हुआ है, क्योंकि अगर लालू यादव को वोट बैंक की बात करें, माई समीकरण यानी MY मुस्लिम यादव, तो बाद के वर्षों में, शुरू के वर्षों में जब 90 में सत्ता में आए तो हर वर्ग का उनका समर्थन था, खासकर पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के साथ मुसलमान और यादवों का। लेकिन धीरे धीरे वो जनाधार घटा और उस जनाधार को नीतीश कुमार ने ट्रांसफर करवाया अपने कामों के बदौलत। तो अब इस चुनाव में मैं देख रहा हूं कि लगातार जो भूमिहार जाति है, खासकर फॉरवर्ड कास्ट है, और लालू यादव की धूर विरोधी है शुरू से ही, 1990 से ही। आपने सुना होगा 1990 में कि भूरा बाल साफ करो का नारा दिया गया था आरजेडी की ओर से, यानी भूरा मतलब भूमिहार, भूत का मतलब भूमिहार, आर का मतलब राजपूत, यानी फॉरवर्ड जाति को लेकर ये मुहावरा कहा गया था। लेकिन अब वही लालू यादव, वही तेजस्वी यादव भूमिहारों को काफी तरजीह दे रहे हैं। आप मगध क्षेत्र में देखें तो आज जगदीश शर्मा एक कद्दावर नेता थे, जदयू में हुआ करते थे, वो आरजेडी में शामिल हुए और उनके बेटे को आरजेडी का सिंबल मिलेगा। सूरजभान जो बाहुबली है, भूमिहारों के नेता है, हालांकि नेता नहीं बाहुबली है, और वो उनको भी मोकामा से टिकट दिया जा रहा है। इस तरीके से 7 से 8 जो कैंडिडेट होंगे वो भूमिहार कैंडिडेट होंगे। तो ये लालू यादव और तेजस्वी यादव समझ चुके हैं कि सिर्फ MY से काम नहीं चलेगा, अदर जातियों को भी जोड़ना होगा, क्योंकि बिहार में जाति एक प्रमुख मुद्दा है। विकास की बात तो होती है क्योंकि नीतीश कुमार विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जाति एक प्रमुख मुद्दा है क्योंकि अति पिछड़ों के चैंपियन है नीतीश कुमार, और वो वोट इधर से उधर नहीं जाने वाला है, वो NDA को ही जाएगा। तो अब तेजस्वी यादव एक विकल्प तलाश रहे हैं कि MY के अलावा और किस वर्ग को साधा जाए, और उसे साधने की कोशिश में ये कवायद चल रही है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के मुद्दे की अगर हम बात करें तो लगातार इस मुद्दे को तेजस्वी यादव उठाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब तो भ्रष्टाचार के चंगुल में वो खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उनके फादर साहब ने किया, अब उसमें वो खुद भी लपेटे में हैं। देखिए, अब लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने वादा किया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम प्रत्येक घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। अब इसकी क्या प्रतिक्रिया है, अब जनता कह रही कि यानी आपने जब जॉब दिया था रेल मंत्री रहते हुए तो आपने एक चतुर्थ वर्ग का पोस्ट था, यानी कि ग्रुप D चतुर्थ वर्ग का होता है, फोर्थ, तो उसने आपने पैसे लिए, जमीन लिखवाए, गरीबों से जमीन लिखवाए। तो अब क्या आप हर घर को जब नौकरी देंगे तो क्या उनकी भी जमीनें छीनी जाएंगी? ये तो एक तो ये चीज संभव ही नहीं कि आप हर घर में एक सदस्य को नौकरी देंगे। ये आम आदमी की भी प्रतिक्रिया है कि ये चीज संभव ही नहीं है। मैं आपको याद कराऊंगा कि 2010 का जब चुनाव था तो उसमें 2005 से 2010 के बीच जो नीतीश की सरकार थी, तो नीतीश की सरकार ने बहुत सारे अहम फैसले लिए। जो था जंगल राज था उसका खात्मा किया, कानून का राज स्थापित किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट किया, और उसके बाद हर महिलाओं को, हर जो स्कूल गर्ल्स थी उनको मुफ्त पोशाक और मुफ्त साइकिल प्रदान किया। तो ये चीज महिलाओं में और खासकर बालिकाओं में ये एक बहुत बड़ा संदेश गया। अब 2010 का जब चुनाव हुआ तो लालू यादव ने अपने मैनिफेस्टो में क्या दिया था, आपको याद होगा। लालू यादव ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम हर लड़कियों को साइकिल नहीं बल्कि स्कूटी देंगे। तो ये बहुत ही हंसी का पात्र उसमें बना था। और आप देखेंगे कि जो 2010 का रिजल्ट आया था तो उसमें सबसे घटिया प्रदर्शन आरजेडी का हुआ था, हाशिए पर आ गए थे। महज 24 सीटें उनको मिली थी बिहार विधानसभा चुनाव में। तो ये जो मुद्दा है उनका, ये जो उन्होंने घोषणा की है कि हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, तो ये भी कुछ उसी तरीका का मामला होते जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। आगे भी हम तक अपडेट आप इस खबर से जुड़ी पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल शुक्रिया।
और इसी के साथ चलिए अब अगली प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं। और अगली प्रमुख खबर है गाजा इजराइल से जुड़ी हुई। जी हां, जहां पर शांति प्रस्ताव को लेकर के दोनों के बीच में जो 2 साल से जंग जारी थी वो अब थम चुकी है और अब खुशी का माहौल कहीं ना कहीं नजर आ रहा है गाजा के अंदर, क्योंकि जो लोग गाजा को छोड़ करके बाहर गए थे वो अब एक एक करके वापस अपने घर आ रहे हैं। लेकिन जब वापस आ रहे हैं तो उन्हें अपने घर की बजाय सिर्फ खंडहर और बारूद का ढेर मिल रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि गाजा को पुनर्स्थापित किया जाए। लेकिन इसके साथ ही वहीं दूसरी तरफ इस समय डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो उनका भी इजराइल का दौरा है, जहां पे इजराइल की संसद में वो अपना संबोधन भी देंगे और जोरदार स्वागत डोनाल्ड ट्रंप का किया जाएगा इस दौरान, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई यही थी बंधकों की रिहाई, जिसमें से अगर हम देखें तो हमास ने अभी तक 20 में से 7 बंधकों को रिहा भी कर दिया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो गाजा में अब घर वापसी का दौर इस समय शुरू हो चुका है और ये पहला चरण है शांति प्रस्ताव को लेकर के। एक नजर डालते हैं जिसमें गाजा में घर वापसी का दौर इस समय शुरू हो चुका है। 2 साल बाद बंधक जो है वो घर लौटे हैं। हमास ने 7 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है। साथ ही रेड क्रॉस ने बंधकों को इजरायली सेना को सौंपा गया है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू लगातार शुरुआत से यही बात कह रहे हैं कि बंधकों की रिहाई की जाए और जब तक बंधकों की रिहाई नहीं होगी ये जंग नहीं रुकेगी। और अब बंधकों की रिहाई भी शुरू हो चुकी है। जल्द ही आपको बता दें कि बाकी जो जीवित बंधक हैं उनकी भी रिहाई की जाएगी। ये बात हमास की तरफ से कही गई है। कुल 20 बंधक है, 20 में से 7 की रिहाई हो चुकी है। बंधकों की रिहाई पर इजराइल में इस समय जश्न का माहौल है, क्योंकि अब जो बंधक बनाए गए थे वो अब वापस अपने घर लौटते हुए नजर आ रहे हैं। तो गाजा में घर वापसी का ये दौर देखने को मिल रहा है। फिलिस्तीनी कैदी भी रिहा किए जाएंगे। हमास 28 बंधकों के शव भी लौटाएगा। जिन बंधकों की मौत हो गई उनके भी अब वापसी की जाएगी। इसके साथ ही कुछ तस्वीरें, खास तस्वीरें आपको दिखाते हैं रिहाई के दौरान की। ये बेहद ही खास तस्वीरें इस समय सामने आई हैं और ये तस्वीरें इस वक्त अब हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रिहाई के बाद में अब कहीं ना कहीं उसको पुनर्स्थापित गाजा को किया जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर गाजा में इस समय अगर हम देखें तो जब लोग वापस आ रहे हैं, जो बंधक है वो जब वापस आ रहे हैं, उनकी रिहाई हो रही है, तो वहां पर जश्न का भी माहौल है। और इसी के साथ गाजा में इस समय घर वापसी का दौर भी चल रहा है। लाखों लोगों को हालांकि टेंट में कई दिन काटने पड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर मजबूरी है। जो घर वो लोग छोड़ के गए थे वो इस समय बारूद के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। लाखों लोगों को अब टेंट में ही अपने दिन काटने पड़ेंगे और अपने मूल निवास वाले शहरों और कस्बों में लोग इस समय पहुंच रहे हैं। जो जब ये जंग चल रही थी तो उस वक्त इन लोगों ने अपने अपने घरों को छोड़ दिया था और दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे, पलायन कर लिया था। लेकिन अब जब ये जंग थम चुकी है तो अब लोग अपने अपने घर वापस आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों को ही अपने घर इस दौरान मिल पाए हैं सही सलामत, और आज से पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री भी वहां पर पहुंचाई जाएगी। लेकिन इसके साथ ही इजराइल, हमास और मिस्र में भी समझौता होने जा रहा है, क्योंकि मिस्र में ये समझौता होगा, आमने सामने होंगे इजराइल और हमास, जहां शर्म अल शेख में पीस समिट का आयोजन किया जा रहा है। और इस समिट में अमेरिका के जो राष्ट्रपति वो भी इसमें शामिल होंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी CS जोशी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताज़ा अपडेट के लिए। CS जोशी, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में इसको लेकर, क्योंकि बंधकों की रिहाई तो की जा रही है और सबसे बड़ी जो लड़ाई थी वो इसी बात की थी कि बंधकों की रिहाई कर दे, हमास जो है बंधकों को छोड़ दे। आप रोकना चाहेंगे आपको? इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सीधा उसका रुख करेंगे। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप लोग को संबोधित करें। आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी। स्नेहिल गुरुप्रकाश पासवान जी, पत्रकार मित्रों नमस्ते। मैं तो पटना के निकल रहा था, लेकिन लालू जी की कहानी इतनी लंबी होती है कि कुछ न कुछ होता ही रहता है। तो पार्टी का विचार हुआ कि मैं आपसे बात करके जाऊं। आज कोर्ट ने लालू प्रसाद जी, उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी आदरणीय राबड़ी जी के खिलाफ आरोप तय किए। ये आरोप बहुत गंभीर हैं। ये आरोप हैं सरकारी संपत्ति के आवंटन में भ्रष्टाचार, कॉन्स्पिरेसी, डिसऑनेस्टली सरकार को निर्णय की प्रक्रिया में गड़बड़ करना इत्यादि इत्यादि हैं। 120 भी है और तो और 420 भी है। तो पहली कहानी तो यह है कि चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने
और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। मिस्टर तेजस्वी यादव इज गोइंग टू बिहार टू चेंज बिहार with a charge of 420 being framed against him by a competent court. अब 420 क्या होता है आपको तो बताने की जरूरत नहीं। धोखाधड़ी, सजा 7 साल, कॉन्स्पिरेंसी 120B। तो कौन सा बिहारा बनाने वाले हैं जब आपकी ये छवि है और आपके खिलाफ कोर्ट ने ये पाया है। मित्रों, लालू प्रसाद के पूरे अगर हम शासन को 3 वाक्यों में कहें, चारा खाना, अलकतरा पीना बिटुमिन, और सरकारी संपत्ति की बांटने में टेंडर में हेरा फेरी करना और जमीन प्राप्त करना, और चौथा 3 नहीं 4, चौथा जमीन दो नौकरी लो। ये 4 मॉडल है। और इस मॉडल की एक विशेष बात यह है कि सारा बेनिफिट परिवार को ही आना चाहिए, बाहर को नहीं। ये क्लियर। आज थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं, जमीन की तो चर्चा बहुत हुई है, जमीन दो नौकरी लो, और इसको ध्यान रखिए, किससे? मजदूर से, क्लास 4 से। तो गरीब लोगों की हकमारी की गई और उनसे जमीन लिया गया नौकरी के पहले। यह है सामाजिक न्याय। थोड़ा आपको मैं आज ये जो होटल का मामला है, इसको थोड़ा मैं आपको आज रिफ्रेश करना चाहता हूं। ये चार्जशीट में सारी बातें हैं। रेलवे की बहुत प्रॉपर्टी है। तो रेलवे के 2 होटल थे अंग्रेजों के समय के। एक रांची में था, झारखंड में, BNR होटल, बहुत फेमस होटल था, और दूसरा होटल था पुरी में। तो इन होटल को मेंटेनेंस के लिए रेलवे ने कहा अब हम नहीं करेंगे, किसी और को देंगे लीज पर। वहां से कहानी शुरू होती है। कहानी क्या शुरू होती है? पहले कहा एडवर्टाइज करेंगे, बाकी कहेंगे, फिर लालू प्रसाद के निर्देश हुए कि नहीं ये कर दो, फिर लीज का टर्म चेंज कर दो, और करते कराते पटना के सुजाता होटल के ऑपरेटर्स को उसके लिए काबिल बनाया गया, एलिजिबल, कि तुम अप्लाई कर सकते हो। और उसके पश्चात रोचक बात क्या हुई? रोचक बात यह हुई कि सिर्फ एक टेंडर, इनके टेंडर को सही पाया गया, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया गया। अब ये इतनी बड़ी बात हो गई तो ऐसे ही हो जाएगा क्या? तो इस होटल वाले के जो 2 ओनर थे, कोचर ब्रदर्स, उनकी पटना में 3 एकड़ जमीन थी। 3 एकड़ जमीन कहां पर? पटना के बेली रोड पर, हाई प्रोफाइल जगह पर, जिसकी कीमत 93 करोड़ थी। तो स्टैंप ड्यूटी कम की गई, बाकी कम की गई, और फिर उसको बेच दिया गया एक कंपनी के नाम, जो कंपनी श्रीमान प्रेम गुप्ता की पत्नी के द्वारा संचालित थी। हाँ, और उसके बाद उसको और कम दाम में बेच दिया गया यादव बंधु को, परिवार को, राबड़ी और तेजस्वी जी में, राबड़ी जी और तेजस्वी जी में। अब आप समझ गए पूरा चेन ऑफ लिंक। रेलवे का होटल लो मेंटेनेंस के लिए और जमीन दो, नौकरी लो और जमीन दो। रेलवे का होटल लो और जमीन दो, ये है लालू प्रसाद जी का मॉडल। क्लियर? ये कहानी कैसे खुली, ये भी बड़ी रोचक कहानी है। तेजस्वी यादव उस समय डिप्टी सीएम थे। अब कहा गया वहां पर बिहार का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है। अब सबसे बड़ा मॉल बन रहा है तो वहां से मिट्टी निकली, और मिट्टी चली गई बोटेनिकल गार्डन में, जहां तुम टहलते हो नहीं टहलते हो वहां। अब इतनी मिट्टी आ कहां से गई?
तो मालूम हुआ कि वन विभाग की मिट्टी थी, यहाँ लांगी गई है। तो आई कहां से है? तो उस जमीन से आई है। वो जमीन किसकी है? तो फिर परतें खुलती गई। समझ गए आप? ये क्या मतलब है? कोई लूट की हद होती है क्या? आपको मालूम है कि जैसा चर्चा कई बार किया है कि मैं चारा घोटाले को एक्सपोज करने वाला वकील था। पीआईएल में नहीं बहस की थी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में तो और बड़े वकील लोग आए थे। 2 साल लड़ाई हुई थी। लालू जी को सजा हो चुकी है, संभवतः 12 साल की सजा है ना, 12 साल की सजा है। हमें लगा एक बार काफी डकार लिया चारा, अब तो ठंडा होना चाहिए ना। तो अलकतरा घोटाले का भी वही हाल है, अब उसमें भी सजा चल रही है। हमने कहा अब तो शांति होनी चाहिए, तो फिर जमीन के बदले नौकरी। हमने कहा अब भी शांति होनी चाहिए, तो रेलवे के होटल में भी भ्रष्टाचार, उसके अलॉटमेंट में। कितनी भूख है, कितना लूटेंगे लालू प्रसाद उनके परिवार? ये सवाल हम उठाना चाहते हैं। मैंने सुना है कि शायरी लिखी गई है तेजस्वी यादव के द्वारा। मैं उसकी, जब तक सांप्रदायिक ताकतें देश पर काबिज होगी तब तक हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो छोटे हैं, मैं उनको क्या बोलूं? जो लोग उनके लिए लिखते हैं उनसे कहिए थोड़ा बेटर शब्द का प्रयोग करें। जब उनके पिताजी के खिलाफ चारा घोटाले की लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग, तो वहां भी यही शब्द होता था, सांप्रदायिक ताकतें दिल्ली में बैठी हैं और वो सामाजिक न्याय के सिपाहियों को तंग कर रही हैं। अरे भैया, सबूत बोलता है। इससे बड़ा छलावा और क्या हो सकता है कि सरकारी संपत्ति को लूटना, पद पर रेलवे मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, पद पर बैठ के उसका दुरुपयोग करके अपने जेब को भरना और बाद में कहना हम लोग तो सामाजिक न्याय के संघर्ष करने वाले हैं। इससे बड़ा कोई छलावा हो सकता है? इन लोगों ने जिस तरह से किया है वो बहुत शर्मनाक है। मुझे लगा कि उनके जवाब में मैं एक बात कहूं। मेरा मोबाइल कहां चला गया? अभी तो ही था मेरे। सौरभ जी, माय मोबाइल गिव मी। मैं आज के कोर्ट का आदेश पढ़ना चाहता हूं आपके साथ। दो, देखिए, ये आज का आदेश। द कोर्ट नोटेड that probable fraud must be tried as cheating and the loss to the exchequer is not a euphemism but a monetary loss. The conspiracy is sublime but is not hidden from the court's view. इसको कॉन्स्पिरेसी को छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोर्ट की आंखें उनको देख रही हैं। The court noted that preliminary probe findings suggest that Lalu Yadav entered into a conspiracy with the other accused and abused the position and influenced the process of issuing and awarding tenders in return for undervalued purchase of land. तो तेजस्वी जी, मैंने कोर्ट के आदेश को पढ़ा है, आज के आदेश को। मित्रों, कुछ और जानना जरूरी है। ये तेजस्वी यादव जी का 20 के चुनाव का एफिडेविट है ना, मेरे पास है। अब जरा देखा जाए, 1993 से 2007 के बीच में, उससे उनकी उम्र कितनी रही होगी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बिहार से जुड़े पत्रकार समझते होंगे कि उस समय बच्चे ही रहे होंगे। हाँ, उनके पास कृषि योग्य 9 भूमि थी, 9 लैंड, 3 इन पटना, 6 इन गोपालगंज। एग्रीकल्चरल लैंड 9, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड 2, बोथ इन पटना। Commercial 2005, 1 plot in Patna. Residential plot 2005, 1 plot in Gopalganj. अब भाई ये 9 प्लॉट कहां से आ गया? हाँ?
नहीं, नॉन एग्रीकल्चर 9 एंड एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर 9 एंड नॉन एग्रीकल्चर 2, 11 कहाँ से आ गया? कमर्शियल भी है, पटना में है। माने हमारे ऐसे लोगों को भी इतनी प्रॉपर्टी बनाने में थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ, और ये तो जान के मैं 1993 2007 की बात कर रहा हूं। तो तेजस्वी जी की कब का डेट ऑफ बर्थ है गुरु? यानी 90 का है ना? तो अगर 90 का है तो 1993 मतलब 13 साल, 3 साल, और 2007 तो 93 2007 के उनकी उम्र कितनी हो गई बताओ? 17 साल। अब 17 साल में 11 प्रॉपर्टी, इवन बिफोर ही बिकेम ए मेजर, 18 साल के पहले। हमारे स्वर्गीय दोस्त सुशील मोदी ने, गिव मी दैट बुक, आज मैं उनको बहुत श्रद्धांजलि के साथ याद करूंगा। आपको मालूम है कि चारा घोटाले हो, अलकतरा घोटाले हो, इसमें पिटिशनर वो थे और मैं वकील था। हाँ, संघर्षशील व्यक्ति थे। और एक केस और फाइल हुआ तो बाबू ललन सिंह भी थे। अब देखिए, लालू लीला उन्होंने एक किताब लिखी है, लालू लीला। और इसमें उन्होंने कहा है तेजस्वी यादव की 14 प्रॉपर्टी, ये देखिए सब डिटेल से पूरे परिवार का, इसका कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया गया अभी तक। अभी ना मैं राबड़ी जी के बारे में, जो राबड़ी जी के खिलाफ भी आज चार्ज फ्रेम हुआ है। राबड़ी जी को एग्रीकल्चरल लैंड 3 है, 2 गोपालगंज में, 1 पटना में। नॉन एग्रीकल्चरल लैंड 4 है, नहीं ज्यादा है, सुनिए आप। नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट पटना में 4 है, कमर्शियल 1 है ऑल इन पटना, और रेजिडेंशियल 5 है। तो 5, 1, 6, 4, 10, 3, 13। राबड़ी जी करती क्या है भाई? ये सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मैं 2 ही पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं, क्योंकि बाकी परिवार के लोगों का भी ऊपर भी एसेट बियॉन्ड द नॉन सोर्स ऑफ इनकम चल रहा है ना? लेकिन आया कहां से? और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, सबके एविडेंस है मेरे पास, क्योंकि आपने खुद फाइल किया है। और मैं एक रोचक बात तो आपको बताना ही भूल गया। ये देखिए, ये है राबड़ी जी का एफिडेविट, जब उन्होंने एमएलसी के रूप में कंटेस्ट किया था तो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ये तो और भी जोरदार है। अब देखिए, उनके पास कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 5 प्रॉपर्टी है भाई, पावर ऑफ अटॉर्नी। तो ये जो मैंने बताया राबड़ी जी को 11 नहीं, 3, 4, 3, 7, 1, 8, 5, 13, उसके अलावा 5 प्रॉपर्टी है पावर ऑफ अटॉर्नी से, ये उनका अपना है। कमाल है भाई। कौन कहता है बिहार गरीब है ठाकुर साहब? बताइए ना, कमाल है। मैंने तो काफी किया, आगे फिर करूंगा। तो मेरा कहना है कि आज जब कोर्ट ने फ्रेम किया है कि लूट किस प्रकार से हुई, तो इस लूट की कहानी को बताना जरूरी है। मुझे लालू जी और तेजस्वी जी से कुछ सवाल पूछना है। राबड़ी जी तो पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि फिर तो, चलिए, उनकी माता जी है, मैं क्या बोलूं। ये बिहार में हर परिवार को नौकरी देने का झांसा किस बिना पर दिया जा रहा है? और बिहार के निवासियों, अगर यही इनका मॉडल है ना, तो आपसे भी जमीन छीनी जाएगी। नौकरी तो मिलेगी नहीं, जमीन छीनी जाएगी आपसे। इस झांसे में कभी नहीं आना। बिहार के मेरे भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों,
कभी तेजस्वी यादव के वादे के झांसे में मत आना। नौकरी तो मिलेगी नहीं, तुम्हारी जमीन छिन जाएगी, क्योंकि ये इनका टाइम टेस्टेड मॉडल है। दूसरी बात मुझे कहनी है, यही आपका गवर्नेंस करेंगे आप? यही बिहार का विकास करेंगे आप? बिहार को आगे बढ़ाने का ढोंग करते हैं आप? ये गलत है। हम इसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं। और आज ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है, ये अपने तार्किक लक्ष्य पर जल्दी पहुंचे, ये हम अपील करेंगे। और एक बात ध्यान रखिए, ये सब कुछ कोर्ट के सुपरविजन में हो रहा है, सब कुछ। 17 सीबीआई ने जांच किया, बाकी किया, आज कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया, अब ट्रायल होगा। तो मित्रों, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन था और इस परिवार की भ्रष्ट आचरण की कलई एक बार और खुली है। ये विषय बिहार में और घूमेगा और बिहार की जनता जरूर सोचेगी, हमें पूरा विश्वास है। धन्यवाद। ओपन टू क्वेश्चंस नाउ। जी अब वो चलिए, वो तो कोई अनपेक्षित नहीं है, अस्वाभाविक नहीं है, बस इतना जान लीजिए आप। भ्रष्टाचार तो कांग्रेस पार्टी तो उसकी क्या बताएं, हाँ? बिल्कुल उठाएंगे। नहीं, पहली बात तो मुझे ये कहनी है कि उठाएंगे इसको, कि ये हैं आपके नेता और उनके पिताजी जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, और आपकी माताजी जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। इनका रिकॉर्ड ही है रेलवे की प्रॉपर्टी को बेचने में मुनाफा कमाना, गरीब लोगों को क्लास 4 की नौकरी देने में जमीन लेना। ये तो सामने है, तो क्यों नहीं उठाएंगे? इनसे ईमानदार शासन की उम्मीद नहीं की जा सकती। और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, उन्होंने अपने समाज के लोगों को भी नहीं छोड़ा। जो डिटेल्स आपको हम देंगे उसमें इनके समाज के लोगों से भी जमीन ली गई, और जो पूरा प्रॉपर्टी आई है ये किसी गैर परिवार को भी नहीं दी गई है, सब परिवार के लिए। हाँ हाँ, राहुल गांधी का सवाल है, विदेश से आ गए क्या राहुल गांधी? हमको किसी ने बताया कि बिहार की समस्याओं के निराकरण के लिए बगोटा गए थे, तो हो सकता है वहां से आ गए होंगे। उनका जवाब देना पड़ेगा। सर तो आप करते हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट और जनता ने रिएक्ट कर दिया, लेकिन जो सर का तुलना जो भ्रष्टाचार है उसका जवाब देना पड़ेगा आपको, बिल्कुल देना पड़ेगा। I can only say it is utter nonsense. The CBI investigated, and for the kind information of Mr. Tejasvi Yadav, the CBI had filed the charge sheet much before his claim. Today the charges have been framed based upon evidence. और जैसा मैंने पहले कहा, जब चारा घोटाले की लड़ाई हम लोग लड़ते थे, तभी यही शब्द का प्रयोग लालू प्रसाद जी उनके सपोर्टर्स करते थे। तो मैं कहूँगा कोई नई शब्दावली ढूंढे। हाँ, लास्ट क्वेश्चन सर। तेजस्वी यादव, you mentioned about him. He again praised showers on Lalu Prasad Yadav. He said that he was the person who gave railways a 90,000 crore profit. He was the one who who reduced the fares of the railways, and students came from Howard and IIM to study from Lalu Prasad Yadav ji. I am only telling you, the son is bound to appreciate his father. I don't wish to go into it. But the son should not gloss over the corruption of his father and his own corruption.
ये तो उनकी नेता ने, ममता जी ने भी कहा है। इससे बड़ा देश की बहनों और बेटियों को अपमान हो सकता है क्या? कि मतलब आप घर में बंद रहें, हाँ, और एक महिला मुख्यमंत्री की पुलिस अत्याचार करे और कार्रवाई नहीं करे, क्या मतलब है इसका? इससे बड़े शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। आखिरी सवाल। बिहार की जनता बहुत समझदार है, समझती है, हाँ, इतना ही कहने का। वो सच को सच समझती है, झूठ को झूठ समझती है और भ्रष्टाचार के खिलाफ रहती है। और इस बात को आप कभी नहीं भूलिए कि चारा घोटाले के बाद लालू प्रसाद अपनी अकेले सरकार कभी नहीं बना सके। जो मेरी बात समझ रहे हैं आप, इस बात को ध्यान रखिए। हाँ, ये खास करके आपको याद होगा 95 में जीते थे और उसके बाद जजमेंट आया था हाई कोर्ट का, और उसके बाद की कहानी आपको मालूम है। अखिलेश प्रसाद का एक वक्तव्य आया है, वो कह रहे हैं कि जो ये लालू प्रसाद पर जो ये मामला है, इसका कोई बिहार पर इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल जो है एक तरीका है कि वो ईडीआई सीबीआई का इस्तेमाल इस तरह के कामों में अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के लिए करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता पटना में है ना, जवाब देंगे उसका। यहाँ गुरु जी हैं, जवाब देंगे। ये तो हमेशा स्टैंडर्ड मॉडल चलता है, कोई इसका वजूद नहीं है। हाँ, That's all. आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद को आपने सुना, जो सीधे तौर पर आरजेडी पर हमलावर होते हुए नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि आईआरसीटीसी घोटाले को लेकर के आज कोर्ट की तरफ से लालू और उनके परिवार के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं, जिस पर हमलावर होते हुए इस वक्त रविशंकर प्रसाद नजर आए और उन्होंने आरजेडी पर हमलावर होते हुए कहा कि आरजेडी से ईमानदार शासन की उम्मीद नहीं की जा सकती है। लालू परिवार आखिर जनता को और कितना लूटेगा। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।